नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सवाल ये उठता है कि मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं और अप्रैल से नया टैक्स इंपोज किया जा रहा है। नया टैक्स नहीं, उसको क्या कहेंगे कि जम्मू नगर निगम द्वारा जितनी भी फीसिस हैं उनमें 25% का इजाफा किया जा रहा है और जो बाकी थे उसमें 5% का इजाफा किया जा रहा है। इससे पहले आपको बताते चले कि स्मार्ट मीटर लगाया गया, स्मार्ट मीटर के बाद प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया गया और अब जब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की फीस में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक सी बात है लोग अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। प्रमोद कपाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और जम्मू नगर निगम में लंबे समय से इनका तजुर्बा रहा है। कपाही साहब, आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि सरकार की नीतियों ने पेशगी ले रखी हो कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में हराना ही है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। देखिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ना तो जम्मू कश्मीर में उनका सरकार है, ना ही कॉरपोरेशन में इस वक्त कॉरपोरेशन है जी। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन चला रही है जी। और इस पर जो पावर्स हैं वो कमिश्नर्स के पास हैं जी। और सरकार की जो पावर्स हैं वो एलजी के पास हैं। तो रहा सवाल लोगों के जो ये कह रहे हैं आपके टैक्सेस इंपोज हो रहे हैं जी। देखिए, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स का तो अभी तक मुझे नहीं लगता कहीं कोई डिसीजन हुआ है। अगर हुआ भी है तो वो ये पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स आज नहीं, शुरू से चलते आ रहे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में रिलैक्सेशन थी, लेकिन कॉरपोरेशन को चलाने के लिए, कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के लिए लोगों के अगर गलियों नालियों का मसले हल करने हैं, कहीं सीवरेज का मसला है, कहीं पानी का मसला है, कहीं बिजली का मसला है, कहीं गली का नाली का मसला है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ योगदान आम जनता का रहता ही है। तभी सेंटर से पैसा आता है। सेंटर से पैसा आने के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं, क्योंकि ये बड़ी देर से रुका हुआ था। लेकिन अभी भी इस पर वाद विवाद चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी ये लागू होगा, लेकिन नॉमिनल चार्जेस जो हैं वो लग रहे हैं। कोई इतना बड़ा नहीं है कि ये इशू नहीं है। दूसरी बात आपने कही मीटर्स की, बिजली के जो मीटर्स हैं, ठीक है वो चर्चा में रही बात, मैं मानता हूं, लेकिन आज वो लोगों को समझ आ रही है कि आज उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो मीटर्स हैं ये हमारा, इस बार मैंने जो देखा है अभी इस महीने में, पिछले महीने में लोगों से बात हुई, लोग कहते हैं नहीं हमारा जो पहले से किराया आता था उससे कम ही आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसमें कोई आप रही नहीं बात के लोगों के मन में कोई ऐसा है मीटर्स को लेकर। हाँ, शुरू में ये रहा कि वो, मैंने पहले भी एक बार बैठा था आपके माध्यम से यहाँ चैनल में, मैंने कहा था कि वहाँ कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स की कमज़ोरी थी, वो अधिकारी जिन्होंने लोगों को गुमराह कर रखा था, और साथ में लोगों की भी थोड़ी सी लापरवाही रही कि उन्होंने कभी चेक नहीं किया वो था कि मीटर में कितनी रीडिंग आ रही है और उनके बिल में कितनी आ रही है। ये वेरिएशन रही, वो वेरिएशन पहले 1-2 महीने में वो निकल गई। पहले महीने में बिल ज्यादा आई। लोग अपने मन की बात आपको नहीं बताते हैं, लोग अपने मन की बात ईवीएम के सामने जाके प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। तो आपको ईवीएम फेस करनी है और वक्त भी ज्यादा नहीं है आपके पास। दिसंबर चल रहा है, मई तक इलेक्शन को कंप्लीट करना है और मन की बात आप कैसे जान सकते हैं पब्लिक की। मैं से कह रहा हूँ आपको कि आपने 2 मसले मेरे सामने रखे, 2 नहीं 3। प्रॉपर्टी टैक्स भी रखा मैंने, अभी ये नया इंपोज करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। वो तो कॉर्पोरेशन कर रही है ना, बीजेपी। चलिए अब मैं कड़ी के साथ कड़ी जोड़ता हूँ, ठीक है। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। दिल्ली में एनडीए की सरकार है, दिल्ली में एक गृह मंत्री है जिनका नाम अमित शाह है। वो अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर में यूटी को देख रहे हैं। यूटी के अंदर जो एलजी है वो मनोज कुमार सिन्हा है, उनका ताल्लुक भी भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी है। और उनके अधीन जो है राहुल यादव आते हैं, वो किसी भी संस्था के साथ नहीं होता। वो सरकार का अधिकारी जो है, सरकारी मुलाजिम, वो पब्लिक सर्वेंट होता है, वो किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ा होता। उसको किसी के साथ जोड़ना, ये मुझे लगता है ठीक बात नहीं है। हाँ, यहाँ बात आप मुगालते में रखते हैं, हर बात को आप मुगालते में ले जाते हैं। जहां बात आपकी रही कि जहां हाइक हो रही है 20%, 5%, 7%, मुझे बताइए कि अगर हम प्राइवेट बिल्डिंग किसी को किराए पर देते हैं, उसको भी 1 साल के बाद हम कहते हैं 10% इसका रेंट बढ़ना चाहिए।
एग्रीमेंट होता है ना इसमें। भाई साहब उसमें अगर private कारपोरेशन के building पास है के- कोई बिल्डिंग है तो उसका अगर रेंट 10% 5% बढ़ाएंगे उस बिल्डिंग का, उस फ्लैट का, तो बड़ी बात नहीं, नॉमिनल चार्जेस ले रहे हैं वो। अगर 5% 10% बढ़ता है तो जो सुविधा ले रहा है इसकी वो वो ले रहा है ना जो वहां रहता है। अगर वो सुविधा भाई ले रहा साहब है उसने वोट तो नहीं देना होता है, बिल्डिंग लेने वाले किराएदार बिल्डिंग आपने अगर वोट नहीं लेना है, किराएदार वोट की राजनीति भी है इसमें। किराएदार को तो अगर प्राइवेट में कहीं लेगा तो किराया नहीं देगा वो। जी जो सरकारी बिल्डिंग में बैठा है तो अगर चार्जेस क्या, मुझे बताओ कारपोरेशन में है क्या, 50 रुपए किराया, 100 रुपया किराया, मतलब इतना ही है ना। अब तो आप धार्मिक समारोह में जो रेंट धार्मिक समारोह होते हैं जो आप ग्राउंड में टेंट वेंट लगाते हैं उसके भी पैसे आपने बढ़ा दिए हैं, डबल कर दिए हैं। कोई धार्मिक समारोह होगा ना उसमें भी आप धार्मिक अभी तक तो कोई पैसे लिए नहीं गए, नहीं, लेकिन नहीं, ये है आप कोई लिस्ट में देखा वैसे है। कोई फंक्शन करता है, जो फंक्शन करता है जैसे कोई सर्कस लगती है, कुछ और लगता है, कोई जैसे कोई जलसे जुलूस होते हैं या कुछ ऐसा प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम में अगर पैसे देने हैं तो वो कमर्शियलाइज सिस्टम होता है ना। उस कमर्शियल में अगर कमाई करता है तो कमाई करके अगर सरकार के खाते में कुछ ऐसा तो हाँ, प्राइवेट किसी का पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको देखा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक कारपोरेशन की शॉप्स का मसला है वो आज का नहीं, 50-50 साल के बाद 25% बढ़ाया जा रहा है किराया। मैं कहना किराया है कितना ये देखिए ना, 50 रुपये किराया 25 बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा उसका, 12 रुपये जी बढ़ना कितना है, 100 रुपया किराया अगर 25 रुपये बढ़ेंगे उसके जी 25 रुपये, अगर 100 रुपया वो किराया दे रहा है, 100 का 125 देगा, हाँ ये देखने में लगता है 25%, लेकिन आप उसका ओवरऑल देखिए ना, मार्केट से अगर हमें कहीं शॉप लेनी है प्राइवेट तो 10,000 15,000। कवाई साहब आपकी नीयत पे लोगों को डाउट हो रहा है, शक हो रहा है। आप पहले ही कहते हैं नहीं चुनाव अपनी मर्जी से करवाने, आपको पता है नगर निगम तो खत्म हो गया है, नगर कमेटियां नगर परिषद सब खत्म हो चुका है, और अब 9 मार्च को हम लोग हर बात को नेगेटिव सोर्स से क्यों लेते हैं, हमें इसको पॉजिटिव लेना है। खत्म नहीं हुआ, इसका एक प्रोसेस होता है कि आप चाहते हैं डेमोक्रेसी हो ही ना। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा डेमोक्रेसी चाहिए, और डेमोक्रेसी का ही एक रिजल्ट है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सब लोगों को मान्य हुआ। मैं बात करूं कारपोरेशन की, जो आपने कही कि देखो कारपोरेशन में हमारे ही लोगों ने, हमारे चाहे वो अपोजिशन में है चाहे हमारे आम आदमी हैं जो इच्छुक थे इलेक्शन लड़ने के, उन्होंने एक प्रोसेस किया कि 350 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाए गए। जब कारपोरेशन इलेक्शन अनाउंस होने लगी साथ में ऑब्जेक्शन लगे, 350 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं कि कारपोरेशन में कहीं वार्ड में ज़्यादा वोटर हैं, कहीं कम वोटर हैं, और कहीं वार्ड में एरिया बड़ा है, कहीं छोटा है, और कहीं डिलिमिटेशन में भी गड़बड़ हुई है। तो उसको देखते हुए सरकार ने कहा ठीक है इसके नए सिरे से हम डिलिमिटेशन करेंगे। उसमें साथ साथ ओबीसी का भी मसला था, उनकी भी रिजर्वेशन का था, बात जो सेंटर ने पास किया, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो पहले थी वो स्टेट का अपना एक कानून चलाते थे, और जो सेंटर कहता था वो यहाँ लागू नहीं होता था। अब यहाँ ड्यूटी बढ़ने के बाद पूरी तरह से जो स्टेट है वो सेंटर के अधीन है, और उसके साथ साथ जो सेंटर के कानून हैं वो हर स्टेट में लागू होते हैं और जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहे हैं। और उसको देखते हुए ही इन्होंने कहा कि कारपोरेशन कराने से पहले एक तो डिलिमिटेशन मीन्स कि जो वोटर हैं उसको लेवल में लाया जाए, चाहे एक जगह 15,000 वोटर, दूसरी जगह 5,000 वोटर है, और उसको कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, और उन वोटर्स को हर वार्ड को इक्वलिटी देकर, और साथ में एरिया वाइज को भी देखा जाए, वार्ड बढ़ भी सकते हैं, वार्ड कम भी हो सकते हैं। ऐसा होने के बाद मुझे पता जब ये प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कपाल साहब आपने 2018 में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़े, और कपाल साहब के बाढ़ में कितने वोट होंगे कपाल साहब को पता था, कपाल साहब कितने वोट लेकर के जीते कपाल साहब को पता होगा। फिर दूसरी तरफ दूसरे दीगर कारपोरेटर्स की बात करें, उनको भी पता होगा कि मेरे वार्ड में 23,000 है और पड़ोस वाले वार्ड में 1,500 है, तो ये 2018 से ही दुरुस्ती होनी चाहिए थी। ये थोड़ी ना कि 2023 को जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आते हैं तब आपको दुरुस्ती याद आ जाए। देखिए 2005 में इलेक्शन हुआ जी, 2010 तक टर्म चला जी, और जो उस वक्त की सरकारें थी उन्होंने ना तो उसको दुरुस्ती की ना ही इलेक्शन करवाई। अब 2014 में सेंटर में सरकार बनी और जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनी, और उसके बाद बदकिस्मती ये है कि ये सरकार हमें जम्मू वालों ने मैंडेट तो दिया, कश्मीर में भाजपा को मैंडेट नहीं मिला, जिसका कारण हमें कोलिशन सरकार बनानी पड़ी। और उस सरकार में कुछ ऐसे मिनिमम जो प्रोग्राम्स थे वो तय हुए, लेकिन उस पर नहीं चला गया और सरकार गिर गई। लेकिन सेंटर ने ये पूरा जो कहा था कि 3 टायर
गवर्नमेंट होनी चाहिए और ग्रास रूट लेवल पर जो सरकारें जो प्रोसेस होना चाहिए उसको देखते हुए 2018 में कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई। लेकिन इलेक्शन होने का यही था कि इलेक्शन होने के बाद इसका प्रोसेस जो लगा कि अब इलेक्शन तो इस बार भी 2023 में भी ड्यू थी और 23 में होनी थी इलेक्शन और इसका प्रोसेस पूरा हो गया, लेकिन लोगों के ऑब्जेक्शन पर ही सरकार को कहा गया कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होती, जब तक बोर्ड इक्वल नहीं होते और जब तक ये रिजर्वेशन का मुद्दा है ये फाइनल नहीं होता तो इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसी लोग कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में जब केस होगा तो नेचुरली है सरकार को कोर्ट का फैसला मानना है जी। अब कोर्ट ने ये कहा कि इसकी डिलिमिटेशन होनी चाहिए, इसके वोट का जो है अगर किसी जगह 15,000 वोट है, किसी जगह 5,000 वोट है, उनको इक्वलिटी लाने के लिए ये प्रोसेस होना चाहिए। तो सरकार ने माना ये प्रोसेस और जब सरकार ने माना था अब आप लोग कहते हैं जी इलेक्शन लेट हो गई है। कबाई साहब लगातार दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, गृहमंत्री अमित शाह से आप मिलने गए थे, आप लोग बड़े जो कोर ग्रुप के नेता हैं, वहीं तय हो गया था कि भाई साहब मत इलेक्शन करवाइए। कहाँ आया ये तय हो गया था? ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसेस यही था और असल बात यही है कि जब तक बोर्ड की इक्वलिटी नहीं होती तब तक थोड़ा सा रोका था। मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा और कभी भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई इलेक्शन ज्यादा आगे जाएंगे। जैसे ही कपाई साहब को पता कब होने इलेक्शन है ना, कब अप्रोप्रिएट टाइम है? मैं कह रहा हूं जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो कॉर्पोरेशन जब सरकार चाहेगी तभी प्रोसेस कंप्लीट होगा, तभी इलेक्शन होंगे। नहीं ऐसा सरकार नहीं, ये तो काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जब हरी झंडी इलेक्शन कमीशन देगा कि हमारा प्रोसेस पूरा हो गया और इलेक्शन कमीशन को हरी झंडी देगा, सरकार देगी। नहीं वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, वो सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है, ठीक है, अगर इलेक्शन कहता है इलेक्शन करवाओ, सरकार ने करवाना, उन्हें प्रोवाइड करनी है फैसिलिटीज, वो करेगी। कपाई साहब गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन हुए थे, हिमाचल के पहले इलेक्शन हो गए लेकिन काउंटिंग नहीं करवाई आपने, गुजरात के हुए उसके बाद इकट्ठी करवाई, ये भी तो आपके डायरेक्शंस रहती हैं। देखो ऐसा है कि इलेक्शन का जब होता है कि जब इकट्ठे इलेक्शन होते हैं 1-2 दिन 4 दिन होता है, तो हमेशा आगे भी यही होता आया है कि कोशिश यही होती है कि एक ही बार काउंटिंग हो और इकट्ठा रिजल्ट है, ताकि लोगों में जो एक मैसेज ये भी जाता है ना, अगर मैं कहता हूं कहीं गुजरात के अभी 3 स्टेटों के इलेक्शन हुए, ठीक है, उसमें अगर एक स्टेट के हम पहले काउंटिंग कराते तो बाद में अपोजिशन ने कहना देखो जी उसकी काउंटिंग कराई है, उसका रिजल्ट आने का आसान दिखा है। इसलिए होता है कि तीनों के 4-5 स्टेटों में इलेक्शन हुई, उनका इकट्ठा रिजल्ट आने का मकसद यही था कि लोगों में या अपोजिशन में ये ना जाए कि इन्होंने पहले रिजल्ट निकाल दिया और ये भाजपा यहां जीत गई, उसका असर वहां देखा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, वोटिंग हो जाएगी, इलेक्शन इकट्ठे आएंगे और इकट्ठा आने से रिजल्ट किसी को कोई शक नहीं रहा। ये प्रोसेस है, इसमें तो मुझे लगता है इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आपने सोच लिया है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का गला दबाना है, घोट के रखना है। मुझे ये बताइए हमने कब दबाने की कोशिश की? अब 370 का फैसला लोगों को लगता था कि सही नहीं है, उन्होंने कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सबने माना है। और मैं कहता हूं जम्मू से जो है कश्मीर के लोगों ने माना है, उन्होंने स्वागत किया इसका। उन्होंने कहा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हम उसको मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, हमें सारा आंखों पर उसको सहराते हैं। अभी अपोजिशन के लोगों को देखो एक बात तो सीधी सीधी है ना, जो मैं सीधा सीधा कहूँ, कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उनका तो शुरू से यही फंडा रहा कि पैसा कश्मीर से स्टेट से सेंटर से लो और उसका हिसाब मत दो। ये चीजें जो चल रही थी ना, उन चीजों को खत्म करने के लिए ही ये सबसे बड़ा अड़ंगा था 370 के दायरे में रहते हुए ही इन लोगों ने ये चला रखा था कि यहाँ 370 है, यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट को कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है, पैसा आना है, कहाँ खर्चना है, क्या करना। आप देख रहे हो जो हालत हो रही है, अभी कांग्रेस की हालत देख ली आपने, 300 कितने 54 करोड़ की 51 करोड़, इतना पैसा किसी के घर में पड़ा है। तो इन लोगों को ये नहीं पता लगता हमारे अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है तो हम कर क्या रहे हैं। और मुझे बताओ कि ये लोग पैसे को करेंगे क्या, साथ लेके जाएंगे क्या? अरे यह समाज का पैसा है, समाज में लाओ, लोगों को दो पैसा। लोग सर ये इत्तेफाक देखिए कि पैसे सारे कांग्रेस या विपक्षी लोगों से ही निकलते हैं, उन्होंने आप वाले दूध के दूल्हे हुए हैं। देखो हमारे नेताओं पर देख लो आप, अमित शाह जी हों या हमारे मोदी जी हों,
मोदी जी के पास आपके सामने ही है, जो है ओपन किताब है ये सारे जी। लेकिन इनके पास कहां से निकलता है, क्या होता है? आप मुझे बताओ कि अभी सितंबर में 2000 नोट के विषय बंद हो गए, तो ये कहां रखे थे इतने पैसे न दबा के? जी। अब कहीं लमारी में, कहीं बेड में, कहीं जमीन के नीचे। अभी देख लो जमीन के नीचे से सोना निकल रहा है इनका। जी। अब इन लोगों को बोलो तो ये किसके लिए बचा के रख रहे हो? क्या करना है इतना पैसा? समाज के लिए पैसा, समाज का पैसा आप गोद के रखते हो। समाज में पैसा निकालोगे, बाहर लोगों के काम आएगा, लोग काम करेंगे। अंदर रखने से पैसा बढ़ता है क्या? जी। अब 2 नंबर का पैसा जो होगा, काला धन होगा, तो वो क्या करेंगे? ऐसे ही छुपा के रखेंगे। जी। अब इस लेकिन अब भाई साहब, मोदी जी ने एक काम तो किया है कि काला धन निकालने के लिए उन्होंने बैंक में रख दिया। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन ना करे, बैंक ट्रांजैक्शन करो, ताकि पैसा बैंक में होगा तो उसका हिसाब होगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा ना। आज बैंक में पैसा निकालते हो तो दूसरे दिन आपको नोटिस आ जाएगा, इतना पैसा आपने निकाल दिया है, पता चल जाता है। लेकिन अंदर से निकाल के देते हो, कहां फेंक रहे हो, क्या कर रहे हो? अब तुम नया अगली बार, ये मुझे लगता है अगली इलेक्शन में ऐसा भी होगा, कोई भी इलेक्शन में फालतू पैसा नहीं खर्च सकता। मेरा सवाल ये है, आप छोड़ दीजिए, बीजेपी वाले बहुत पैसे खर्च करते हैं, हमें पता है। मेरा सवाल ये है कि क्या वजूहत है कि आप जम्मू कश्मीर पर इतनी जातियां कर रहे हैं? ये कांग्रेस भी कहती है, आवाम भी अब कहती है। नहीं, ना कांग्रेस कहती है, ना कांग्रेस के लीडर कहते हैं जी। अपने एनसी के लीडर कहते हैं, पीडीपी के लीडर कहते हैं, आम जनता नहीं कहती है। आम जनता खुश है, कहती है कम से कम हमें राहत की सांस में। आज मुझे बताओ, आम जनता को क्या चाहिए? 5 लाख से ज्यादा यात्री जो कश्मीर में गए हैं अमरनाथ यात्रा में, तो क्या वहां के लोगों को राहत नहीं मिलेगी? वहां का शिकारे वाले को क्या काम नहीं मिला होगा? वहां के दुकानदारों को काम नहीं मिला होगा? वहां के होटल वालों को काम नहीं मिला होगा? वहां के रेस्टोरेंट वालों को काम नहीं मिला होगा? ये चीज वो लोग खुश हैं, वो चाहते हैं ऐसा अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन सो कॉल्ड लीडर जो है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो एनसी के हैं, चाहे पीडीपी के हैं, जिनकी रोटी रोजी इसी सियासत से चलती है, वो लोग ये बातें करते हैं। आम जनता की बात मत करिए, आम जनता खुश है। मैं बताता हूं, आम जनता अगर नाराज होती, आज पत्थरबाज वैसे का वैसा वहां होता। आम जनता नाराज होती तो कश्मीर में जो हालत है मिलिटेंसी का, वो वैसी की वैसी होती। आम जनता नाराज होती, लोग तिरंगा झंडा लेके कश्मीर के लाल चौक में नहीं घूमते। आम जनता नाराज होती तो लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय नहीं कहते, वो पाकिस्तान जिंदाबाद करते। मैं ये दावे से कहता हूं और मुबारकबाद देता हूं कश्मीर के लोगों को भी, जिन्होंने ये बात समझी और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कपाई साहब, आपके मुताबिक आम जनता खुश है, आम जनता नाराज नहीं है? आपके मुताबिक टूरिस्ट, हाँ, मेरे मुताबिक नहीं, लोगों के मुताबिक, लोग चाहते हैं। आपके मुताबिक शॉर्टेज बढ़ी है, यानी जहाज एरोप्लेन की शॉर्टेज बढ़ी है आपके मुताबिक करोड़ों में। आपके मुताबिक G20 सफल समारोह हुआ। आपके मुताबिक पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये दोहरा मापदंड क्यों? फिर चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? मुझे ये बताइए, मेरे मुताबिक क्यों कह रहे हैं आप बताइए को पत्थर चल रहा है वहां, जनता को उसी को चल रहा है वहां। मेरे मुताबिक क्यों हुआ? मैं कहना, आम आदमी ये सोचता है कि कम से कम शांति की जिंदगी हमें व्यतीत करने को मिल रही है। वही कश्मीर था जहां पत्थरों के ढेर लगते थे, लाशों के ढेर लगते थे। आज वही कश्मीर है जहां शांति बहाल है, जहां लोगों को करा दीजिए अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवा दीजिए, वो तो आपके हाथ में। किसने कहा नहीं करवाने के लिए? मैंने पहले भी यही कहा, अब भी कह रहा हूं, जिस दिन ये प्रोसेस पूरा होगा, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन भी होंगे और आने वाले जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी होंगे, और उसके साथ साथ पंचायत पंच सरपंचों के इलेक्शन भी, सब इलेक्शन होंगे। लेकिन एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो इलेक्शन कमिश्नर ने कंप्लीट करना है, उसने देखना है। जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर हमें हरी झंडी देगा कि मेरा प्रोसेस पूरा हो गया, हमारी डिलिमिटेशन का जो मसला है वो कंप्लीट हो गया है, तो इलेक्शन तो होने ही होने हैं। इलेक्शन कोई रोक नहीं सकता और हम भी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 तैयार रहती है इलेक्शन के लिए, कहीं पीछे नहीं हटती। हमारा सबसे बड़ी बात है, मुझे बताओ, अगर हम तैयार नहीं होते, हमारा वर्कर जो है, हमारा कार्यकर्ता जो है, आम आदमी के बीच है, आम लोगों के बीच है। मुझे बताओ, कांग्रेस का, एनसी का, पीडीपी का कौन सा कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहा है? 5 साल में कौन सा गया है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कोविड का टाइम हो जी, चाहे वो किसी इलेक्शन का टाइम हो, चाहे आम जनता को किसी जरूरत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही लोग। कोविड के टाइम मुझे बताओ, इन किसी को कोविड हुआ? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि वो लोगों के बीच रहा, उसने लोगों को राशन भी बांटा, उन्होंने लोगों को वैक्सीन भी बांटी,
उन्होंने लोगों के बीच जाके उनका हाल भी पूछा, उनकी सेहत की तंदुरुस्ती भी की, डॉक्टर के पास भी लेके गए। कहाँ, मुझे बताओ, कांग्रेस वाले इतनी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ थे वो? 5 साल कहाँ सोए थे? कोविड के टाइम कहाँ रहे वो? क्यों नहीं बाहर निकले? आम जनता को हाल पूछा उन्होंने? किसी को एक गुत्थी आटा भी दिया उन्होंने जाकर? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है कि 24/7 वो लोगों के बीच रहता है, कार्यकर्ता का काम करता है, लोगों के साथ रहता है, चाहे लोग अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। मैं क्या मानता हूं ये बात, कई बार हमसे भी लोगों के साथ नोकझोंक हो जाती है, कई बार लोग भी हमें कुछ कहते हैं, हम भी लोगों को कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना लोग हमसे नाराज होते हैं ना हम लोगों से नाराज होते हैं। हम लोगों के बीच रहते हैं और लोगों का काम करते हैं। लोगों को फिर मुझे याद आती है, फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? अगर आपको पता है कि लोग आपसे नाराज मोदी, आप नहीं हैं। बार बार यही कहते हो इलेक्शन क्यों नहीं बार-बार करते? मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन हम नहीं रोक रहे। हम कहते हैं कि लोग रोक रहे हैं। जिन लोगों ने ये लाया 350 से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाए हैं, वो लोगों ने रोका है इलेक्शन को, हमने नहीं रोका। उनको बोलो आज ऑब्जेक्शन वापस ले लो, कल इलेक्शन ले लो, वो नहीं करते। क्योंकि ये कोर्ट पर, वो जब इलेक्शन अनाउंस हुई तो कोर्ट में क्या लेने के वो, क्यों उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिए? उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते तो उनका ऑब्जेक्शन होना था, भाई देखो ये इलेक्शन करवा दी, लेकिन इन्होंने डिलिमिटेशन नहीं की, हो गया। अगर हम इलेक्शन नहीं करवाते, हो गया जी, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? मैं कहता हूं उनको बोलो ना वापस ले लो। कपाई साहब, मुझे सिर्फ आपकी चिंता है, किस मुंह से आप वोट मांगने जाएंगे? जनाब प्रॉपर्टी टैक्स पे हम लोगों के साथ हैं। मोटे मोटे मीटर भी लगा दे, मैंने और कहा मीटर भी 5वीं बार लगा हुआ, अलग अलग टाइप के मीटर लगा दिए। और अब 1 अप्रैल से जब उनको 25% ज्यादा किराया देना पड़ेगा, तो कपाई साहब की मुझे चिंता तो अभी आएगी। दिसंबर का महीना, 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, अभी 3 महीने भी लग तो नहीं गया। लगने प्रपोजल जा है, रहा है, प्रपोजल लगने है, जा रहा है। प्रपोजल लाना सरकार का काम है, सैंक्शन होता है कमेटी का काम होता है। उस कमेटी में बंदे बैठते हैं, सभी मेंबर्स जो होते हैं वो कहते हैं, उसके बाद उसका फैसला होता है। ये नहीं होता कि प्रपोजल बड़े बनते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होते जी। कुछ प्रपोजल हो जाते हैं जो सही होते हैं जिन पे ऑब्जेक्शन लगता है। अब मैंने कहा ये भी तो बना था ना, इलेक्शन का बिगुल बज गया, इलेक्शन तैयार ही थी, पूरी डेटें निकल गई, लेकिन साथ में ऑब्जेक्शन लगे तो इलेक्शन पोस्टपोन हो गई। कोर ग्रुप ने जब मीटिंग की तो तब नहीं, कोर ग्रुप का यहाँ क्या लेना देना है? यहाँ कोई कोर ग्रुप का लेना देना नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन के पास जब ये ऑब्जेक्शन चले गए और कोर्ट में लोग चले गए, कोर्ट में जाके लोगों ने दायर कर दिया भाई ऐसा है कि इलेक्शन ये करवा हो रही है, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस ठीक नहीं है। उस प्रोसेस को सही करने के लिए अब जब इलेक्शन कमीशन ने ये बात निकाली, ठीक है जी, हम प्रोसेस को ठीक करते हैं, हम वो जो बराबरी है वो करेंगे, चाहे जहां वोट ज्यादा है कम है उसको दुरुस्त करके ठीक करके नई डेटें निकालेंगे। अब लोगों को लगता है इलेक्शन नहीं हो रही, ऐसा कहीं नहीं है। इलेक्शन होगी जिस दिन ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जो है डेट निकालेगा। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी पे? बिल्कुल, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी मैं नहीं करता, पूरा हिंदुस्तान करता है, फिर और हिंदुस्तान में ही ऐसा है। जब इलेक्शन बाकी नहीं होंगे कहीं तो नहीं है। लोकतंत्र कहाँ रहेगा जीवित? मैं कहता हूँ लोकतंत्र ही तो है, लोगों की बात तो मानी जा रही है। 350 से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगे, लोगों की बात ही मान रहे हैं ना। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो इलेक्शन हो जाते, लोगों की बात नहीं मानते। ये लोकतंत्र तो है जो हम लोगों की बात मान रहे हैं, जो लोग चाहते हैं वही होगा जी, उसी से साथ चल रहा है। आज मैंने कहा आज इनको बोलो अपने ऑब्जेक्शन वापस ले लो, कोर्ट से वापस लो केस, कल इलेक्शन हो सकते, लेकिन नहीं लेते। वो भी चाहते हैं, अब आम आदमी आम जनता भी ये चाहती है कि मैं क्यों सफर करूं, एक कारपोरेटर बनेगा 1500 वोट, दूसरा कारपोरेटर बनेगा 10,000 वोट में, तो वो फर्क तो है, उस फर्क को निकालने के लिए ही हो रहा है सारा। आपने कहा कि आप डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, आपकी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन ये कौन सा सिस्टम है कि आप विधायक दल की बैठक बुलाते हैं और एक पर्ची थमा देते हैं, बोलिए इनका नाम? देखिए यही डेमोक्रेसी है कि यहाँ ये नहीं है कि जो 50 साल के बैठा हुआ है वही लगातार मंत्री बनेगा, वही लगातार मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ तो ये बात तो मानते हो नहीं, यहाँ जो काम करेगा आगे बढ़ेगा। और जो उसमें ये नहीं, अमीर गरीब की बात नहीं है। एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और एक छोटी सी दुकान वाला, रेडी फड़ी वाला भी मुख्यमंत्री बन रहा है ना। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो कांग्रेस में क्या था, जो बड़ी मोटी टाची लेके आता ना वही बनता है, लेकिन भाजपा में ये नहीं है। भाजपा में वो बनता है जो लोगों के बीच है, जो कार्यकर्ता के साथ है, जो लोगों के साथ रहता है, और जो उसमें अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, उसकी क्षमता देखी जाती है, अपनी क्षमता पे वो बनता है और पार्टी उसकी कदर करती है। ये बात तो माननी चाहिए, सच्चाई है ना ये। अब कांग्रेस के बाद ये कहाँ है? कपाई जी ने शिवराज सिंह चौहान की क्षमता पर सवाल उठाए, सवाल नहीं है, रमन सिंह की सवाल नहीं है। हो सकता है संगठन ने उनके लिए कुछ और सोचा हो,
जी। हो सकता है उनकी कहीं और जरूरत हो, ऐसा नहीं होता कि एक बार जो चीफ मिनिस्टर बन गया तो सदा वही रहेगा। जी। हो सकता है उसकी और प्रमोशन कहीं होगा, पार्टी में, स्टेट में छोड़ कर सेंटर में बड़े सिस्टम है, सेंटर में जरूरत हो, कहीं भी कहां भी ले जाए। और हमारा कोई भी कार्यकर्ता या नेता ऐसा नहीं है जिसपे कोई सवाल उठाया जाए, वो सब सक्षम है, अपनी अपनी जगह उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मुझे लगता है कि इन जो जो हमारे नेता हैं, ऐसा नहीं, वो खुद शिवराज चौहान जी ने कहा है कि जो संगठन फैसला करेगा, जो संगठन जहां रखेगा, हम संगठन के साथ हैं। वो मजबूरी हो नहीं, जाती है। मजबूरी नहीं होती, लेकिन विश्वास होता है। जी। संगठन के ऊपर विश्वास रखना ये बहुत बड़ी बात। ये कांग्रेस वाला संगठन नहीं है कि कांग्रेस जो उनका नेता कुछ भी कहे करना उन्हें और कुछ होता है, लेकिन भाजपा में ये नहीं है। भाजपा ने जो फैसला लेते हैं समूही फैसला होता है, और जो संगठन कहता है वो कार्यकर्ता मानता है, कार्यकर्ता उस पर अमल करता है, तभी संगठन आगे बढ़ता है। आज उसी की वजह से, इस कार्यकर्ता की बदौलत ही भाजपा 303 सीटें लेकर भारत की सरकार में सरकार बनाई बैठी है। और आने वाले समय में इसी संगठन के भरोसे पर, इसी कार्यकर्ता के भरोसे पर, आम जनता के सहयोग से अगली बार भाजपा 404 पार जाएगी। तो भाई साहब, आखिर में देखिए, ये आप मैं आखिर में यही सवाल करूं, क्या इसको आप जस्टिफाई करते हैं कि 25% किराया और फीस में इजाफा होना चाहिए? जो धार्मिक समारोह हैं उनकी भी फीस में वृद्धि की गई है। लास्ट में बस देखिए, इसको समय justify समय पर वृद्धि तो होती है। कहीं भी आप बिल्डिंग कोई भी किराए पर लेते हो, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसका एक टाइम पीरियड है, लिमिट होती है। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हाइक तो होती है। ये तो एक सिस्टम से होती है, क्योंकि जिस प्रकार आप समझते हो कि महंगाई बढ़ती है, भत्ता मिलता है, महंगाई बढ़ती है, डीए मिलता है, तो इसी प्रकार जब महंगाई के साथ जिस आदमी का बिल्डिंग है किराए पर दी है, मेरी बिल्डिंग मैंने किराए पर दी है, तो 2 साल 3 साल के बाद मैं भी 10% हाइक मांगूंगा। इसी तरह सरकार का भी प्रोसेस होता है। ये एक प्रोसीजर है कि हाइक 2 साल 3 साल के बाद, मुझे लगता है ये तो 25 साल के बाद हाइक हो रही होगी। तो ऐसा करना ठीक है, इसमें कोई अगर कोई ज्यादा है तो उसको कम किया। ये तो एक प्रपोजल, मैंने पहले भी कहा, प्रपोजल रखा गया है। इसमें ये नहीं है कि 25% हाइक रखी गई, 25% ही होगी। इसमें हो सकता है 25% रखी है, तो इसके बाद होगी, कमेटी बैठेगी, 10% होती है, 5 होती है, 15 होती है, इसमें फैसला होगा। लेकिन ये नहीं है कि अब ये तो बात ठीक है, 20 साल 25 साल के बाद हाइक 10% हो रही है तो कोई बहुत बड़ी बात आ गई है, ऐसा कोई तूफान नहीं आया, ये नॉर्मल है। और जो रहते हैं, अगर वो मकान बनाए तो कितने पैसे लगेंगे उनको? अगर वो सरकारी मकान में बैठे हैं तो अगर उन देते क्या होगा किराया कितना? लेकिन फ्लैट का किराया अभी मुझे लगा 1000 से ऊपर होगा कहीं, तो 1000 का अगर 1200 हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? हाँ, किसी का 2 लाख का किराया तो होगा नहीं, सरकार ने इतना बड़ा तो लिखा नहीं कोई भी। नॉमिनल किराया है, नॉमिनल रेट है, उस पर 5% 10% हाइक होगी, तो मुझे लगता है आम आदमी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी, उनको अगर फैसिलिटीज मिल रही है तो किराया उनको देना है। कबाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।